30 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैं नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखती हूं, ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसमें नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग, पौधे, किस्में लगाना शामिल है। भारत को कच्चे काजू और कोको उत्पादन तथा प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है। चंदन की लकड़ी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। भारतीय चंदन लकड़ी के परितंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करने हेतु इसके विशेष रूप से उत्पादन और कटाई उपरांत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। पुराने कम उपज वाले फलों उद्यानों के संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और खुमानी के अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को शामिल करके मूल्य वर्धन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। भारत विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आगामी एकीकृत प्रणाली। मैं भारत विस्तार का प्रस्ताव करती हूं, जो एक बहुभाषीय एआई टूल है और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा। ग्रामीण महिला प्रेरित उद्यमों के लिए शी मार्ट लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से आगे बढ़ते हुए मैं महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमों का स्वामी बनाने के लिए अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं। संवर्धित और नवाचार वित्त पोषित लिखतों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व सहायता उद्यम शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कौशल योजना, IT, AVGC क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्य उन्मुखी तथा प्रक्रिया आधारित भूमिका प्रदान करते हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है। हम प्रत्येक दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं पहला सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा AI एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO को सहायता उपलब्ध कराने, दूसरा PM दिव्यासा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करती हूं, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। आपातकालीन स्थिति में परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ता है। हम 50% जिला अस्पतालों में
आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना करके इन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान। पूर्वोदय, मैं दुर्गापुर में बेहतर संपर्क लोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल। पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा और महायान वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थयात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरुआत के साथ आप उसकी अनुमति देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। राजकोषीय समीकरण। सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50 में, जिसमें ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके अनुरूप ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण से जीडीपी अनुपात धीरे धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा। ऋण लक्ष्य के लिए एक मुख्य प्रचालनात्मक लिखित राजकोषीय घाटा है। मैं इस गरिमामय सदन को हर्ष के साथ यह सूचित करती हूं कि मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता पथ के अनुरूप बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2025-26 गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। बजट अनुमान 2026-27 वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां
और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ है। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। भाग ख, प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1% अथवा 2% मात्र होगी। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थल पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अलग अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरी निवेशक से प्रपत्र 15(6) अथवा प्रपत्र 15(ज) स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें। मैं एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूं। ITR 1 और ITR 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर लेखा परीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है। छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये योजना करदाताओं की 2 श्रेणियों पर लागू होगा। नामतः क
जिन्होंने अपनी विदेशी आय पर या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की, और दूसरा जिन्होंने विदेशी आय प्रकट की है और या देय कर का भुगतान किया है किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30% या अप्रकट आय का 30% और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आयकर के रूप में 30% का भुगतान करना होगा। इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी। श्रेणी ख के लिए परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। इसमें 1 लाख रुपए के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी। दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना। कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय